अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के माध्यम से इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी यूनिट वाइज एक क्रम से पूरा सिलेबस आप ठीक तरीके से पूरे सिलेबस की थियरी को नहीं पढ़ते हैं, तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन आपके सामने विद्यमान होते हैं। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको आपके सिलेबस के अनुसार लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे यूनिट वाइज सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है। आपको यहाँ पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ साथ मेरे खुद की हैंड राइटिंग के द्वारा लिखा हुआ कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहें अर्थात क्लासेस को पढ़ते रहें और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहें। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है, अलग से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको अगर जो डायरेक्ट नहीं कोर्स आप परचेज कर पा रहे हैं, तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी, बिहार में टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए बैच मिल जाएगा, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, एलटी के लिए जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी और अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब सभी बैचेज आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि सामान्य साम्य तथा आंशिक साम्य के प्रत्यय संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? चलिए क्या उत्तर आ रहा है? और सभी लोग जितने लोग भी जुड़े हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि सामान्य साम्य तथा आंशिक साम्य के प्रत्यय संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। तो देखिए, अगर जो हम लोग सामान्य साम्य की बात करें तो सामान्य साम्य की अवधारणा जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था वालरस के द्वारा। क्या उत्तर आ रहा है? पहले आप उत्तर करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सामान्य साम्य की अवधारणा जो दिया गया था वो वालरस के द्वारा दिया गया था, वालरस के द्वारा दिया गया था। और ये जो सामान्य साम्य है ना, इसके अंतर्गत पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे पूरी अर्थव्यवस्था में कीमत का अध्ययन अगर जो किया जाए, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों की बात की जाए, अगर जो राष्ट्रीय आय की बात की जाए, अगर जो प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए, तो सामान्य साम्य के अंतर्गत वालरस साहब ने अर्थव्यवस्था के संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया। यह किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था के संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन, अर्थव्यवस्था के संपूर्ण पहलू का अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन, ठीक है ना, अध्ययन।
तो ध्यान में रखिएगा कि सामान्य साम्य की अवधारणा वालरस ने दिया था और इसके अंतर्गत उन्होंने अर्थव्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन किया, जैसे कि राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। तो ये क्या होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था की बात होती है। वहीं अगर जो आंशिक साम्य की बात करें तो आंशिक साम्य की अवधारणा मार्शल के द्वारा दिया गया था। आंशिक साम्य की अवधारणा किसके द्वारा? मार्शल के द्वारा दिया गया था। और इसमें किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, किसी एक यूनिट का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि कोई एक फर्म हो गया या कोई एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, या कोई एक उद्योग हो गया, ठीक है, इनका अध्ययन किया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक है कि वालरस एवं मार्शल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कि मार्शल एवं वालरस की तुलना में कर उपरोक्त कथन अंकित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न आपके पेपर में आया है अलग अलग परीक्षाओं में। तो मार्शल एवं वालरस की तुलना कर उपयुक्त कथन अंकित कीजिए। चलिए भैया अंकित करके बताइए क्या उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। तो मार्शल ने क्या कहा था, देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। मार्शल ने ये बोला था, मार्शल ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जब मांग कीमत और पूर्ति कीमत दोनों बराबर हो जाती है, ठीक है, जब मांग कीमत, ठीक है, और पूर्ति कीमत दोनों बराबर हो जाता है, पूर्ति कीमत दोनों बराबर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में संतुलन आ जाता है। इन्होंने क्या बोला? बोला कि अर्थव्यवस्था में संतुलन आ जाता है, और जब अर्थव्यवस्था में संतुलन आ जाएगा तो अर्थव्यवस्था में और उत्पादन की मात्रा नहीं बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो मार्शल ने क्या बोला था? मार्शल ने बोला था कि अर्थव्यवस्था में जब मांग कीमत और पूर्ति कीमत दोनों आपस में बराबर हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में संतुलन आ जाता है, और जब अर्थव्यवस्था में संतुलन आ जाता है तो उत्पादन की और मात्रा को अर्थव्यवस्था में बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन जब वालरस साहब आते हैं तो वालरस साहब क्या करते हैं कि इनसे ठीक विपरीत बात बताते हैं। ये कहते हैं कि स्थिर संतुलन की स्थिति उलट जाती है। जैसे कि मार्शल ने बोला कि जहां पे मांग कीमत और पूर्ति कीमत बराबर होगी वहां पे अर्थव्यवस्था संतुलन में होगा, और अर्थव्यवस्था संतुलन में होगा तो अब यहाँ से और उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो जब उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता है तो मार्शल ने क्या बोला? हाँ ठीक है, तो फिर वालरस ने क्या बोला? मार्शल ने कहा कि मार्शल ने क्या बोला, मार्शल ने क्या बोला? तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि मांग कीमत और पूर्ति कीमत बराबर हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में संतुलन आ जाता है, लेकिन इसके बाद उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो वालरस साहब थे इसे ठीक उल्टा बताते हैं। वो कहते हैं कि नहीं भैया, अगर जो मांग कीमत और पूर्ति कीमत बराबर है, अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति भी है, तो भी क्या हो सकता है कि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात मार्शल जिसे स्थिर संतुलन मानता है, वालरस उसे अस्थिर संतुलन बताते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला साम्य से अभिप्राय है। अब अर्थशास्त्र में आप साम्य को पढ़ते हैं तो एक तो मान लीजिए कि एक उपभोक्ता का साम्य होता है, ठीक है, एक उपभोक्ता का साम्य होता है, और दूसरा क्या होता है? उत्पादक का साम्य होता है, उत्पादक का साम्य होता है, ठीक है, यही तो हम लोग पढ़ते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं क्या सबकी बात सही है? तो चलिए देखते हैं। साम्य अर्थात संतुलन का मतलब क्या होता है? साम्य अर्थात संतुलन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई परिवर्तन ही ना हो। साम्य अर्थात संतुलन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। और अर्थव्यवस्था का संतुलन कहाँ होता है? तो अर्थव्यवस्था का संतुलन वहां होता है जहां पे मांग और पूर्ति दोनों आपस में जब बराबर होती है तो अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में विद्यमान होता है, ठीक है। उसके बाद तो सबसे पहली बात तो साम्य से अभिप्राय है कि परिवर्तनहीनता की स्थिति से, अर्थात कोई भी परिवर्तन होगा नहीं अब। उसके बाद दूसरा है कि उस स्थिति में जब उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होता है, जब उपभोक्ता के पास जो अमाउंट है, जो उसकी आय है
उस आय को खर्च करके जब अपनी उपयोगिता को अधिकतम कर देता है तो वो संतुलन की स्थिति में होता है, अर्थात साम्य की स्थिति में होता है। ये क्या है, ये उपभोक्ता के संदर्भ में है, और ये क्या है, ये फर्म के संदर्भ में है, ये फर्म के संदर्भ में अर्थात उत्पादक के संदर्भ में है। तो उस स्थिति में जब उत्पादन लागत न्यूनतम होता है। सो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, सामान्य आपूर्ति वक्र का ढाल होता है। सामान्य आपूर्ति वक्र का ढाल क्या होता है भाई? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई? डी बोल रहे हैं, और कोई? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपूर्ति का मतलब क्या होता है। कमेंट करके बताइए कि अर्थशास्त्र में आपूर्ति का मतलब क्या होता है। सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो आपूर्ति से क्या मतलब होता है? तो आपूर्ति से आशय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसे कोई विक्रेता एक निश्चित कीमत तथा एक निश्चित समय में बेचने को तैयार होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मांग का मतलब क्या होता है, तो मांग का मतलब ये होता है कि अगर किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा आपके पास है, ठीक है, उसके बाद उस वस्तु को खरीदने की क्रय शक्ति आपके पास है और उस वस्तु को खरीदने की तत्परता आपके पास है, तत्परता, तब आप कहेंगे कि आप उस वस्तु की मांग कर रहे हैं। जैसे आपको एक कार की मांग है, तो कार की मांग है तो इसका मतलब ये है कि आपको कार खरीदने की इच्छा भी है, कार खरीदने के लिए आपके पास क्रय शक्ति भी है, पैसा भी 10 लाख रुपए है, और जब 10 लाख आपके पास है तो ये पैसा ले करके और आप शोरूम जाएंगे और शोरूम पे पैसा देंगे और वहां से कार लेके आएंगे, अर्थात तत्परता भी आपके पास है। तो अगर जो किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, क्रय करने की शक्ति और क्रय करने की तत्परता है तो हम कहेंगे कि वस्तु की मांग हो रही है। उसी तरीके से आपूर्ति का मतलब क्या होता है? तो आपूर्ति का मतलब होता है कि किसी वस्तु, आपूर्ति से आशय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसे कोई विक्रेता एक निश्चित समय व निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार हो। निश्चित कीमत पर क्या हो? निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार हो। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी यहाँ पे ए बोल रहे हैं धनात्मक होता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों धनात्मक होगा? क्योंकि उत्पादन आपूर्ति वक्र का ढाल क्या होता है? कुछ ऐसा ही तो होता है, क्योंकि उत्पादन की दर जो होगी वो हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उत्पादन कभी ऋणात्मक नहीं होगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मांग तालिका क्या प्रदर्शित करती है। अब देखिए, जो लोग एप्लीकेशन की क्लास को पढ़ रहे हैं, जब मैं मांग को पढ़ा रहा था तो कितना आसानी से एक तालिका बनाया था और उस तालिका के अंतर्गत हमने एक बात बहुत अच्छे से बताई थी कि देखिए, मांग जो है ना वो कीमत और मांग तालिका जो है वो कीमत और मांग में विपरीत संबंध को बताती है। अगर जो वस्तु की कीमत में कमी आती है, अगर जो किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो हम उसकी मांग को बढ़ा देते हैं, ठीक है। मांग का नियम हमें यही तो बताता है ना। पहली कंडीशन क्या बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में आती है, कीमत कम होती है तो हम उसकी मांग को बढ़ा देते हैं। जैसे आप मार्केट में टमाटर खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि टमाटर अगर जो 10 रुपया पर केजी है तो आप 2-3 किलो टमाटर खरीद लेते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि टमाटर 100 रुपये केजी है तो आप टमाटर की मांग को कम कर देते हैं। अर्थात ये भी बात ठीक है और बात ये भी ठीक है कि अगर जो वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग को हम कम कर देते हैं। ये सारी चीजें तो हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं ना। अगर जो आप कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि वो वस्तु सस्ता है तो उसको ज्यादा खरीदते हैं, अर्थात जब कीमत कम होगी तो आप मांग बढ़ाते हैं। और दूसरा कंडीशन ये होगा कि जब देखते हैं कि जो वस्तु महंगी है उसे आप कम खरीदते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है तो आप अपने मांग को कम कर रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई? ए बोल रहे हैं ना। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि मांग की मात्रा तथा मूल्य में फलनात्मक संबंध होता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा। कि देखिए, मांग की मात्रा और मूल्य, मूल्य मतलब कीमत, तो अगर जो वस्तु की कीमत कम होती है तो आप अपने मांग को बढ़ा देते हैं
और अगर जो वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो आप अपने मांग को कम कर देते हैं। यही बात एक तालिका के माध्यम से बताई गई। एक तरफ एक्स वस्तु था, दूसरी तरफ वाई वस्तु था। कीमतों में कमी होती है तो मांग बढ़ता है, कीमतों में वृद्धि होती है तो मांग में कमी आती है। अगला प्रश्न कि दुर्लभ टिकटों इत्यादि की मांग की व्याख्या निम्नलिखित में से किस प्रभाव से की जा सकती है? क्या उत्तर आ रहा है? और रोज आप लोगों की क्लास होती है, कल किसी कारणवश क्लास हो नहीं पाई, ठीक है ना? कल किसी कारणवश आप लोगों की क्लास हो नहीं पाई तो क्लासेस रोज होती है, समय से क्लास को ज्वाइन किया करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि दुर्लभ टिकटों इत्यादि की मांग की व्याख्या निम्नलिखित में से किस प्रभाव से की जा सकती है? क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, एप्लीकेशन की क्लास आज नहीं हुई, एप्लीकेशन की क्लास कल से होगी, ठीक है ना? एप्लीकेशन पे थोड़ा सा आज अपडेट चल रहा था, इस वजह से एप्लीकेशन की क्लास आज हो नहीं पाई है। कल से आप लोग अपने अपने बैच में समय से ज्वाइन करिएगा, कल से एप्लीकेशन की क्लास होगी, ठीक है ना? चलिए, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि दुर्लभ टिकटों इत्यादि की मांग की व्याख्या निम्नलिखित में से किस प्रभाव से की जा सकती है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। ये होता है स्नैप प्रभाव। और स्नैप प्रभाव का मतलब क्या होता है? स्नैप प्रभाव का मतलब ये होता है कि जब किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है तो समाज का एक वर्ग ऐसा होता है कि वस्तु में हुई जब किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है तो समाज का एक वर्ग ऐसा होता है कि कीमत में वृद्धि होने के कारण उस वस्तु की मांग को कम कर देता है। लेकिन वही दूसरी तरफ समाज का एक दूसरा वर्ग ऐसा भी होता है कि वो ये देखता है कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो उसकी मांग को वो बढ़ा देता है। तो स्नैप प्रभाव यही बताता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो मोनालिसा का क्या रखते हैं? पेंटिंग रखते हैं, ठीक है? वो पेंटिंग रखते हैं, दुर्लभ टिकट रखते हैं, कोई 1966 का या 1990 का कोई सिक्का रखता है। क्यों लोग रखते हैं? खरीदता है, एक रुपए का वो सिक्का खरीदता है और उसके एवज में हजारों रुपए देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो अपने आप को समाज से अलग दिखाना चाहता है। अर्थात स्नैप प्रभाव का मतलब ये होता है कि जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो समाज का एक वर्ग वस्तु की मांग में कमी करता है, वहीं समाज का दूसरा वर्ग अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए उस वस्तु की मांग में वृद्धि कर देता है। जैसे आप देखते हैं कि आईफोन हो गया तो समाज का एक वर्ग है जो आईफोन इस्तेमाल करता है, दूसरा वर्ग है आईफोन नहीं इस्तेमाल करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में यहाँ से पूछेगा, 100% डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा ही जाएगा यहाँ से। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? और जो लोग भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के थियरी की क्लास नहीं पढ़ रहे, यथाशीघ्र आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं। यूनिट वाइज जिस तरीके से आपके सिलेबस में यूनिट वाइज आपका सिलेबस दिया गया है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से सिंपल सटीक साधारण भाषा में पूरी टॉपिक आपको पढ़ाई जा रही है। क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के कंफ्यूजन आपके दूर नहीं होते। मैं कंप्लीट इकोनॉमिक्स की नोट्स भी आप लोगों को दे रहा हूं अपनी खुद की हैंड राइटिंग का। एक बार अगर जो आप नोट्स परचेज कर लेते हैं तो फिर आपको इकोनॉमिक्स की नोट्स इधर उधर से कहीं से भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स को पढ़िए, टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट दीजिए, अपनी गलती को पहचानिए, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें आपको मिल रही हैं, अलग से आपको कुछ भी कलेक्ट करना नहीं होगा। एडमिशन ओपन है, जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आप डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं
या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए भाई, क्या उत्तर आ रहा है बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो मांग का गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत किसने दिया? किसने कहा कि भैया मांग का गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत किसने दिया? तो ये तो मार्शल के द्वारा दिया गया था ना, मार्शल के द्वारा दिया गया था। मार्शल कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है। मांग का प्रकट वरीयता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बच्चों वाला प्रश्न है, बहुत बार हमने बताया, सैमुअल्सन। मांग का तटस्थता वरीयता सिद्धांत बच्चों वाला प्रश्न है, किसने दिया था? हिक्स ने दिया था, बिल्कुल ठीक है। अनिश्चितता के अंतर्गत उपयोगिता सूचकांक सिद्धांत किसने दिया था? जॉन वोन और न्यूमैन के द्वारा दिया गया था। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, क्या कमेंट आ रहा है भाई? तो मतलब आप जितने लोग भी सुमेलित कर रहे हैं, सबका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? सही। तो 2 4 1 3, ठीक। अगला मांग का संकुचन क्या होता है? अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको 4 बातें बताऊंगा और आपके पेपर में पक्का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। एक बात समझ लीजिएगा, डायरेक्टली पूछा जाएगा। एक होता है कि मांग में विस्तार क्या होता है, ठीक है। देखिए, पूछा जाता है कि मांग में विस्तार, मांग में विस्तार, या यूं लिखें कि मांग विस्तार, मांग विस्तार क्या होता है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। दूसरा पूछा जाता है कि मांग का संकुचन क्या होता है, जो इस प्रश्न में पूछा गया है, मांग का संकुचन क्या होता है। फिर पूछा जाता है कि मांग में वृद्धि क्या होती है, मांग में वृद्धि क्या होती है। और तीसरा पूछा जाता, चौथा पूछा जाता है मांग में कमी का आशय क्या, ठीक है। चलिए बता दीजिए भाई, चारों बताइए, आप सभी लोग बताइए कि इनमें अंतर क्या है। मांग का विस्तार क्या होता है, मांग का संकुचन क्या होता है, मांग में वृद्धि क्या होती है और मांग में कमी क्या होती है, आपको ये बताना है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो देखिए, मांग में वृद्धि होने का मतलब ये होता है कि आपकी आय बढ़ रही है, ठीक है, आपकी आय बढ़ रही है और आपकी आय बढ़ने के कारण वस्तु की कीमत तो स्थिर है, ठीक है, वस्तु की जो कीमत है वो स्थिर है, ठीक है। कीमत क्या है? वस्तु की कीमत स्थिर है। लेकिन जब आपकी आय में वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि होने के कारण आप बहुत ज्यादा वस्तुओं को खरीद सकते हैं, क्योंकि आपकी क्रय शक्ति बढ़ गई है और आपकी आय जो होती है वो बढ़ती है, लेकिन वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं वो क्या होती हैं? वो स्थिर होती हैं। तो अगर वस्तु की कीमत, मार्केट में जो वस्तुएं हैं उसकी कीमत अगर जो स्थिर है और आपकी आय में वृद्धि हो रही है, अर्थात आप मांग में वृद्धि कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर जो आपकी आय में कमी आ रही है और वस्तु की कीमत स्थिर है, यहाँ पे दोनों जगह पे कीमत स्थिर रहता है, ठीक है। वस्तु की कीमत अगर जो स्थिर है और अगर जो आपकी आय कम हो जाती है तो अब आपकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होगा कि आप मांग में कमी कर लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर जो हम लोग बात करें कि मांग में विस्तार का मतलब क्या होता है, तो मांग में विस्तार का मतलब ये होता है कि आपकी जो आय है वो स्थिर है, आपकी जो इनकम है वो स्थिर है, लेकिन वस्तु की कीमत में कमी आने के कारण आप मांग को बढ़ा देते हैं। वस्तु की कीमत में कमी आने के कारण आप अपने मांग को बढ़ा देते हैं, तो इसे बोलते हैं मांग में विस्तार। उसके बाद मांग में संकुचन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे भी आपकी जो इनकम होगी, आय जो होगी वो आपकी स्थिर होगी, आय स्थिर होगी, लेकिन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, तो आप उसी आय से कम वस्तुओं को आप परचेज कर पाएंगे। इसका मतलब कि ये मांग में संकुचन है। तो चारों बातें ध्यान में रखिएगा, ये बार बार प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है कि मांग में विस्तार, मांग में संकुचन, मांग में वृद्धि और मांग में कमी क्या होता है। तो मांग में विस्तार का मतलब ये होता है, मांग में विस्तार का मतलब ये होता है कि आपकी इनकम जो है वो स्थिर है, आपकी आय जितनी पहले थी उतनी ही अभी है, लेकिन वस्तु की कीमतों में कमी आ गई, तो अब आप उसी आय से ज्यादा वस्तुओं को परचेज कर पाएंगे, तो हम कहेंगे कि आप मांग में विस्तार कर रहे हैं। दूसरा हो गया मांग में संकुचन। तो मांग में संकुचन का मतलब क्या है कि आपकी जो आय है वो स्थिर है, आपकी इनकम जो है वो स्थिर है, लेकिन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई,
तो अब आप उसी आय से कम वस्तुओं को परचेज कर पाएंगे, अर्थात आप मांग में संकुचन कर दिए। ठीक है, उसके बाद अगर जो हम लोग बात करें कि मांग में वृद्धि क्या होती है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब देखिए मांग में विस्तार या मांग में संकुचन हो रहा था तो यहाँ पे आय स्थिर था, लेकिन जब मांग में वृद्धि होगी तो आय में वृद्धि होगी और कीमत स्थिर होगा। मांग में वृद्धि का मतलब कि आपकी आय बढ़ रही है लेकिन वस्तु की कीमत वही है, तो अब आपकी जो आय बढ़ी है उससे ज्यादा मांग कर रहे हैं, इसका मतलब कि मांग में वृद्धि कर रहे हैं। और जब आपकी आय में कमी आ जाती है और कीमत स्थिर रहता है तो आप कहेंगे कि मांग में कमी हो गई। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? सभी लोग बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि संबंधित वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अर्थात कौन सा कंडीशन, ये वाला जो मैंने बताया, ये वाला। ठीक है, बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सामान्यतः मांग रेखा कैसा होता है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? मांग रेखा कैसा होता है? ऑप्शन नंबर, चलिए, और रोज क्लास होती है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए इजी सी बात है भाई, मांग रेखा सामान्यतः मांग रेखा क्या होती है, इसी तरीके से होती है ना। मांग रेखा क्या होती है, ऐसे ही तो होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण मांग वक्र जो होता है वो बाएं से दाहिने की तरफ नीचे गिरता हुआ होता है, बाएं से दाहिने तरफ नीचे गिरता हुआ होता है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है अर्थव्यवस्था में। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे गोसेन का हम लोग प्रथम नियम बोलते हैं, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताता है कि हम जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, और जब उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती है तो हम इन वस्तुओं की मांग को कम कर देते हैं। जैसे कि मैं आपसे बताता हूँ कि अगर जो आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो बहुत ज्यादा भूख लगी है तो पहली रोटी जब आपके पास आएगी ना तो बहुत महत्वपूर्ण होगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आपको भूख लगी है। लेकिन जो दूसरे नंबर की रोटी आएगी वो आपके लिए कम महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि पहली रोटी से अब थोड़ी बहुत आपकी भूख मिट चुकी है। तीसरी रोटी जो आएगी वो और कम महत्वपूर्ण होगी। क्यों कम महत्वपूर्ण होगी? क्योंकि दो रोटी का उपभोग आप कर लिए, अर्थात अब आपकी थोड़ी बहुत भूख खत्म हो गई है। इसी तरीके से एक समय ऐसा आएगा जब 6-7 रोटी का उपभोग आप कर लेंगे तो यहाँ पे रोटी का महत्व आपके लिए शून्य हो जाएगा, अर्थात रोटी की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी। और जब रोटी की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में जब किसी वस्तु की उपयोगिता ही नहीं बचेगी तो उस वस्तुओं की मांग में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और यही मांग वक्र हम लोगों को बताता है। ठीक है, तो जितने लोग भी बाएं से दाहिनी तरफ नीचे गिरते हुए होता है सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, कि मांग जन्य मुद्रास्फीति निम्नलिखित कारकों में से किससे सृजित नहीं होता है? बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा जितने लोग भी हैं एक बार कमेंट करके बताइए, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर, झारखंड में लेक्चरर, मध्य प्रदेश में टेट के लिए, और बिहार में 4.0 के लिए, और झारखंड में टीजीटी पीजीटी के लिए, उत्तराखंड में लेक्चरर और एलटी के लिए किसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि मैं अब आने वाले समय में सोच रहा हूं कि हर राज्यों का मैं आपको रोज एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दूं। ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि रोज एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करा दूं, है ना। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा सभी लोग कि आप लोग कौन कौन किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, बाकी ये जितनी भी चीजें मैं करा रहा हूँ ये हर परीक्षा के लिए बेनिफिशियरी है, हर परीक्षा में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, ठीक है, तो ठीक है, तो एक एक करके अब मैं, हाँ, कुछ लोग उत्तराखंड लेक्चरर वाले भी हैं, कुछ टीजीटी पीजीटी, कुछ मध्य प्रदेश में टेट वाले भी हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं एक एक करके कराता हूँ। कुछ झारखंड वाले भी हैं, है ना, तो मैं कराता हूँ सब।
मैं धीरे धीरे करके सब कराता हूँ, परेशान ना होइएगा। और एक बात, जितने लोग भी क्लासेस को पढ़ रहे हैं, एक बात आप आराम से और ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में सिलेबस अलग है, बिहार में सिलेबस अलग है, झारखंड में सिलेबस अलग है, मध्य प्रदेश में सिलेबस अलग है। देखिए, अगर जो रिकार्डो से प्रश्न बन रहा है ना, रिकार्डो की थियरी कहीं बदलेगी नहीं, किन्स की थियरी कहीं बदलेगी नहीं, मार्शल की थियरी कहीं बदलेगी नहीं, सुम्पीटर की थियरी कभी बदलेगी नहीं, पंचवर्षीय योजनाएं कहीं कुछ बदलेगा नहीं। इकोनॉमिक्स में इतनी सारी चीजें हैं, 10 यूनिट जो आपकी इकोनॉमिक्स में लगभग बनते हैं, वो हर जगह। बस ये होता है कि किसी सिलेबस में दे देता है कि मांग की संकल्पना को समझाइए, किसी में बता देता है कि मांग की नियम को बताइए। तो जब आप थियरी पढ़ते हैं तो मांग ही को तो पढ़ेंगे और वहीं से तो सारे प्रश्न बनते हैं। तो कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहिए, ये सारे प्रश्न हर जगह, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मतलब जितने भी राज्यों में परीक्षाएं होती हैं, हर जगह ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ते हैं अब अपने प्रश्न की तरफ। चलिए, कि मांग जनित मुद्रास्फीति निम्नलिखित कारणों में से किससे सृजित नहीं होती है। तो मांग जनित मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि मांग जनित मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है, इसकी बात कौन करते हैं, किन्स साहब करते हैं। तो मांग जनित मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में होने वाली वृद्धि के कारण जब महंगाई उत्पन्न होती है तो उसे ही हम कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। जैसे जब भारत में जनसंख्या बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है भैया, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो सबको 2 रोटी चाहिए, सबको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। तो जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। लेकिन मांग में वृद्धि तो कोई भी कर देगा, एक छोटा बच्चा भी मांग में वृद्धि कर सकता है, एक शिशु पैदा होता है तो भी वो सैकड़ों वस्तु की मांग करता है। तो मांग तो कोई भी बढ़ा सकता है, लेकिन क्या उत्पादन अर्थात पूर्ति कोई भी बढ़ा देता है? उत्पादन सभी लोग करते हैं? नहीं करते, बहुत कम लोग उत्पादन करते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं, किसी वस्तु की मांग बहुत ज्यादा हो जाए और उस वस्तु का उत्पादन अर्थात पूर्ति कम हो, तो वस्तुओं की कीमतों में क्या आ जाती है, वृद्धि आ जाती है। और जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो इसे ही हम लोग बोलते हैं कि महंगाई आ गई है। और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आ गई है। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आ गई है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ए, बी और कोई डी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि मांग जन्य मुद्रास्फीति निम्नलिखित कारणों में से किससे सृजित नहीं होती है। तो मांग जन्य मुद्रास्फीति कब उत्पन्न नहीं होगी? तो अगर जो ऊंची कर दर लगा दी जाएगी, अगर जो कर बढ़ा दिया जाएगा तो लोगों की जो बचत हो, लोगों का जो बचत होगा वो कम हो जाएगा, और जब बचत कम होगा तो इनकी क्रय शक्ति भी कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में ये मांग जन्य मुद्रास्फीति क्रिएट नहीं करता है। तो मांग जन्य मुद्रास्फीति की अवधारणा किन्स साहब ने दिया था, क्या बोला था? बोला था कि जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग अपनी मांग को बढ़ाएंगे। जैसे आपने कोविड के समय में देखा, कीवी फल जो 1 रुपए में जो 10 रुपए में एक मिलता है, वो जब कोविड का समय था तो लोग 100 रुपए में एक कीवी फल खरीदते थे, क्योंकि वो प्लेटलेट्स के लिए जरूरी था। तो ऐसी स्थिति में कीवी फल की मांग की वृद्धि हो गई, लेकिन उसकी पूर्ति क्या थी, सीमित थी, अर्थात पूर्ति कम थी, तो उसकी कीमतों में वृद्धि हो गई। तो कीमतों में वृद्धि हो गई तो महंगाई आ गई। ठीक है, तो इसी तरीके से जब सभी वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में देखेंगे तो हम कहेंगे कि जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या के अनुसार जब जनसंख्या बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा, मांग के अनुसार पूर्ति में वृद्धि नहीं होगी तो कीमत बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा तो महंगाई आएगी, और महंगाई को इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं। अगला, कि अन्य बातें समान रहने पर यदि एक परिवार की आय में वृद्धि होती है तो एक वस्तु के प्रति उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है, उसकी बढ़ी हुई मांग को दर्शाया जा सकता है। और जितने लोग भी क्लासेस को पढ़ रहे हैं, आप निरंतर रूप से पढ़िए, आप पेपर दे करके आइएगा। आपको यहाँ से डायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतने सारे प्रश्न मिल जाएंगे कि आप सिलेक्शन यहीं से कर सकते हैं, यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ते हैं यार, हम लोग
इकोनॉमिक्स का ऐसा कोई भी यूनिट है जो टच आज तक नहीं किया है। रोज क्लासेज होती हैं, इतने सारे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, इतने सारे माध्यमों से एप्लीकेशन पे आपको पूरी थियरी पढ़ाई जाती है, कंप्लीट नोट्स दिया जाता है, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर, करेंट, सारी चीजें एप्लीकेशन पे कराई जा रही है। यूट्यूब पे ईच एंड एवरी डे इतने सारे प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जितनी भी यूनिट आपकी परीक्षा में बनती है सभी यूनिटों से प्रश्न रोज आते हैं। तो अगर जो आप ठीक तरीके से तन्मयता के साथ मेहनत करेंगे ना तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा। बशर्ते एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो धैर्य, कंसंट्रेशन और ज्ञान, ये तीन चीजें मिलकर के आपको सफलता दिलाएगी। यही से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बशर्ते मेहनत से पढ़ेंगे तब, रेगुलर पढ़ेंगे तब। ये नहीं कि 10 मिनट पढ़े छोड़ के चले गए। मेरी जितना भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए, फिर परीक्षा देकर के आइएगा, फिर आप हमें बताइएगा। लगभग आपको इतनी चीजें तो मिल जाएगी कि सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा, बशर्ते आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। मेरी जितनी भी क्लासेस है ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब मिल जाएगा। बशर्ते मेहनत करिए। आपके अंदर अगर जो मेहनत करने की क्षमता है तो आप असफल नहीं होंगे। और धैर्य और कंसंट्रेशन बना करके रखिएगा। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि अन्य बातों के समान रहने पे, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स के इतने प्रश्नों को करते हैं कि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है यार। कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा? रोज करते हैं, इतने सारे प्रश्नों को करते हैं। चलिए, अन्य बातों के समान रहने पर यदि एक परिवार की आय में वृद्धि होती है तो उस वस्तु के प्रति उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। यदि बढ़ी हुई मांग को दर्शाया जा सकता है, किससे दर्शाया जाएगा भाई? देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, कितना खूबसूरत सा प्रश्न है कि मांग वक्र क्या होगी? दाहिने ओर खिसक जाएगी। क्यों खिसक जाएगी? क्योंकि जब आपकी आय में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पास पैसा आने लगेगा तो आपकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। क्रय शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, वस्तुओं को खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। आपको 1 लाख रुपया महीना मिलेगा तो इट मीन्स की आपकी आय बढ़ रही है, आय बढ़ रही है तो क्रय शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। और जब क्रय शक्ति आपकी बढ़ जाएगी तो आप वस्तुओं की मांग को क्या कर रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं। और जब वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो मांग वक्र कैसा होता है? मांग वक्र कैसा होता है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, क्यों गलती हो रही है भाई? क्यों गलत कर रहे हैं? क्यों गलत कर रहे हैं? बढ़ी हुई मांग को दर्शाया जा सकता है, थोड़ा आराम से करिए, कई सारी गलतियां आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो मांग वक्र के ऊपर किसी भी दिशा में परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। मांग वक्र से दाईं ओर, मांग वक्र दाईं ओर गति करती है, ये भी ठीक है। और मांग वक्र बाईं ओर नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए एक से ज्यादा उत्तर इसमें सही है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही उत्तर है वो मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मांग में वृद्धि हो रही है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है ना। चलिए आगे कि क्षैतिज मांग वक्र का तात्पर्य है कि मांग, क्षैतिज मांग वक्र पढ़े हैं इकोनॉमिक्स, मैं बार बार बोलता हूँ, आप थियरी पढ़िए। थियरी नहीं पढ़ेंगे तो यार रट्टा मार के भगवान भरोसे कब तक अपनी जिंदगी को छोड़ेंगे? भगवान भी चाहते हैं कि आप क्या करिए? मेहनत करिए, मेहनत करिए तब वो आपको फल देंगे, है ना। बहुत सारे लोग चलते हैं कि यार पढ़ो देखा जाएगा क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, भगवान आपके भरोसे बैठे हैं कि आप कुछ करेंगे तो आपकी जिंदगी में अच्छा होगा। और भगवान ने आपको क्या नहीं दिया है? सब कुछ तो दिया है। बढ़िया स्वस्थ दिमाग दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, ठीक है, इतना पैसा दिया है कि इंटरनेट भरा सकते हैं मोबाइल में, है ना। शिक्षा बहुत आसान हो चुकी है, तो बढ़िया मेहनत करेंगे तो जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि क्षैतिज मांग वक्र का तात्पर्य क्या है? तो क्षैतिज मांग वक्र कैसा होता है? कुछ इसी तरीके का होता है ना, क्षैतिज मांग वक्र कुछ इसी तरीके का होता है ना। अब आप एक अच्छे और खूबसूरत से स्टूडेंट हैं तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि सर जी हमें ये क्या है? ये उद्योग है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे वस्तुओं के कीमतों का निर्धारण उद्योग करता है। ठीक है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण उद्योग करता है।
और जब कीमत का निर्धारण होता है तो एक जो फर्म है वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों पर कोई असर नहीं डाल सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के द्वारा जो कीमत निर्धारित किया गया है, इसी कीमत पर एक फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये क्या होता है? ये पूर्तियां लोचदार होता है। तो क्षैतिज मांग वक्र का तात्पर्य क्या होता है कि मांग पूर्तियां लोचदार होता है। इसका क्या मतलब होता है कि पहले आपको ये जानना है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग करता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई एक व्यक्तिगत फर्म कीमत पे कोई असर नहीं डाल सकती है, वो कीमत ग्राही होती है। अर्थात मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे उद्योग जो कीमतों का निर्धारण करता है, इसी कीमत पर एक फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है, Q1 मात्रा में, Q2 मात्रा में, Q3 मात्रा में। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि कीमत बदले बगैर मांग में परिवर्तन को कहते हैं। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे कि मांग में वृद्धि क्या होती है। मांग में वृद्धि एक प्रश्न पक्का 100% मान के चलिए कि यहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। मांग में वृद्धि क्या होती है? मांग में वृद्धि क्या होती है? मांग में कमी क्या होती है? मांग में कमी क्या होती है? मांग में संकुचन क्या होता है? मांग संकुचन क्या होता है? और मांग का विस्तार क्या होता है? मांग का विस्तार एक प्रश्न आप देख लीजिएगा, कोई भी पेपर 100% मिलेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो मांग में वृद्धि का मतलब ये होता है कि आपकी आय जो है वो बढ़ गई है, आपकी आय में वृद्धि हो गई है, लेकिन जो वस्तु की कीमत है वो स्थिर है, ठीक है। तो अब आपकी आयु, जब मांग में वृद्धि का मतलब ये होता है कि आपकी आय पहले से ज्यादा, अर्थात आपकी आय में वृद्धि हो गई और वस्तु की कीमत स्थिर है, अर्थात अब आप अपनी उस आय से ज्यादा वस्तुओं को परचेज कर सकते हैं, अर्थात ये आपका मांग में वृद्धि हो गया। मांग में कमी होने का मतलब क्या होता है कि आपकी आय में कमी हो गई, आपकी आय कम हो गई, लेकिन वस्तु की कीमत क्या है? स्थिर है। वस्तु की कीमत स्थिर है, अर्थात अब आपके पास कम पैसा है तो आप कम वस्तुओं की मांग कर पाएंगे, अर्थात मांग में कमी हो जाएगी। मांग में संकुचन क्या होता है? तो मांग में संकुचन का मतलब ये होता है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई, लेकिन जो आपकी आय है वो स्थिर है। वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई लेकिन आपकी आय स्थिर है, तो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी और आय आपकी वही रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि ये मांग में संकुचन को बताएगा। और मांग का विस्तार का मतलब क्या होता है कि वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है और आपकी आय जो है वो स्थिर होती है, तो अब आप उसी आय से ज्यादा वस्तुओं को परचेज कर सकते हैं, तो इसे मांग में विस्तार कहते हैं। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। चारों बातें मैंने आपको बता दिया, कोई है जिसको नहीं समझ में आया कि मांग में वृद्धि क्या होती है, मांग में कमी क्या होती है, मांग में संकुचन क्या होता है, मांग में विस्तार क्या होता है? कोई है ऐसा जो नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया? तो सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, तो कीमत बदले बगैर, अर्थात कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये क्या हो रहा है? ये वाली कंडीशन यहाँ पे लगेगी, क्योंकि मांग में वृद्धि और मांग में कमी, यहाँ पे कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आय में परिवर्तन होता है। और मांग में संकुचन और मांग में विस्तार जब होता है तो यहाँ पे कीमतों में परिवर्तन होता है, यहाँ पे आय स्थिर होता है। तो जब मांग में संकुचन या विस्तार की बात होगी तो आय स्थिर होगा, और मांग में वृद्धि या कमी की बात होगी तो आय परिवर्तनशील होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कीमत बदले बगैर मांग में परिवर्तन को कहते हैं, अर्थात कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी आप मांग को परिवर्तित कर रहे हैं। तो अब देखिए जो क्वेश्चन बनाया है ना वो गलत बनाया है। गलत इसलिए बनाया है कि भाई इस तरीके से तो हम कह सकते हैं कि सर जी मांग में वृद्धि भी हो सकती है, मांग में कमी भी हो सकती है, दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि कीमत बदले बगैर मांग में परिवर्तन होने को कहते हैं। तो भैया वो मांग में वृद्धि भी हो जाएगी, मांग में कमी भी हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है कि आय बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है कम हो जाए। तो इसको ये देना चाहिए था कि कीमत बदले बगैर
आय में वृद्धि होती है तो मांग पर क्या असर पड़ेगा, तो मांग में वृद्धि होगी। और कीमत बदले बगैर मांग में कमी, कीमत बदले बगैर आय में कमी आती है तो मांग में कमी हो जाएगी। और कीमत बदले बगैर आय में वृद्धि होती है तो मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अब देखिए ये पता है क्या है कि अब ये एरर है जो लोग पेपर बनाते हैं उन लोगों का, तो थोड़ा स्मार्टली भी होना चाहिए जब आप पेपर में बैठिएगा। तो जैसे बहुत अच्छी बात बता दे रहा हूँ समझ लीजिए, जैसे इसका प्रोबेबिलिटी ये है कि ये भी उत्तर ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। तो अगर जो आपको ए और बी दोनों उत्तर ठीक लग रहा है तो आप पहले वाला उत्तर सही करिएगा, ए को सही करिएगा, क्योंकि आयोग जब आपको नंबर देगा तो इसी पे देगा, इस पे बी वाले पे नहीं देगा, ए वाले पे देगा। अगर जो आपके ऑप्शन में सी और डी दोनों ठीक है, सी भी सही है और डी भी सही है, तो आप सी वाले उत्तर को राइट मानेंगे, डी वाले को रॉन्ग मानेंगे। उसी तरीके से अगर जो बी और सी दोनों सही है तो फिर आप बी को राइट मानेंगे। तो जो पहले आ रहा है उसको उत्तर करिएगा पेपर में। अगला प्रश्न है कि यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होगा। अब देखिए इजी सी बात है, मैं बहुत बार आप लोगों को बताता हूं कि आपको पता होनी चाहिए पूरक वस्तुएं क्या होती है, अस्थापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, पूर्ण अस्थापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो पूरक वस्तु जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग संयुक्त वस्तु बोलते हैं। पूरक वस्तु या संयुक्त वस्तु। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी दो वस्तुएं जो संयुक्त रूप से ही मिलकर के कार्य कर सकती हैं, वो एक दूसरे के बिना अधूरी होती हैं। जैसे कार हो गया और पेट्रोल हो गया। तो अगर जो आपके पास केवल कार है, पेट्रोल नहीं है, तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, या अगर जो आपके पास केवल पेट्रोल है, कार नहीं है, तो भी आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पूरक वस्तु या संयुक्त वस्तु ऐसी दो वस्तुएं होती हैं जो संयुक्त रूप से मिलकर के कार्य करती हैं। जैसे अब ये इस प्रश्न पे आइए, तो यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए कि कार की कीमत में वृद्धि हो गई, तो भैया अगर जो कार की कीमत में वृद्धि हो गई तो उपभोक्ता क्या करेंगे, कार की मांग में कमी कर देंगे। उपभोक्ता क्या करेंगे, कार की मांग में कमी कर देंगे कि नहीं कर देंगे। अगर जो कार की कीमत में वृद्धि होगी तो उपभोक्ता कार की मांग में कम कर देंगे, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमको ये तो पता है ना कि वस्तु की कीमत में जब वृद्धि होती है तो उपभोक्ता मांग को कम कर लेता है। तो अगर जो कार की कीमत में वृद्धि होती है तो कार की मांग कम करेंगे, और जब कार की मांग कम करेंगे तो हम लोग पेट्रोल क्यों खरीदेंगे भैया, जब कारें नहीं है तो पेट्रोल क्यों खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति में पेट्रोल की भी मांग में कमी आ जाएगी। अर्थात संयुक्त वस्तुओं के संदर्भ में, हाँ पहले आप उत्तर करिए, क्या उत्तर आ रहा है, सर। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। और कोई बच्चों वाला प्रश्न है, गलती नहीं होना चाहिए। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि दूसरी वस्तु की मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगी। क्यों खिसक जाएगी, क्योंकि संयुक्त वस्तुएं या पूरक वस्तुएं ऐसी दो वस्तुएं होती हैं जो संयुक्त रूप से कार्य करती हैं, जैसे कार और पेट्रोल। तो कार की कीमत में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि जब कीमतें बढ़ेगी तो कार की मांग कम होगी, और जब कार की मांग कम होगी तो कार रहेगा ही नहीं, तो पेट्रोल क्यों खरीदेंगे, तो पेट्रोल की भी मांग में कमी आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, परस्पर निर्भरता का अर्थ है कि प्रत्येक फर्म। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, परस्पर निर्भरता का क्या अर्थ है, कमेंट करके बताइए। परस्पर निर्भरता का अर्थ है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। लाइक और शेयर तो कर दो यार, इतने सारे लोग जुड़े हैं। राजन सिंह जी, चंद्रजीत यादव जी, सुनील दुबे जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, सुनीता गुप्ता जी, आस्था जी, अंजू मौर्य जी, अतुल यादव जी, मंटू पांडे जी, सवरमीत जी, ठीक है, भगवंती जी, इतने सारे लोग क्लास जुड़े हैं। रश्मि तिवारी जी, सतीश कुमार गुप्ता जी, रवि कुमार जी, सदानंद मिश्रा जी, पूनम गुप्ता जी, अंजू मौर्य जी, श्याम बहादुर यादव जी, ठीक है, अंजू मौर्य जी, सुनीता गुप्ता जी, अतुल यादव जी, ज्योति चौरसिया जी, ठीक है, संध्या पांडे जी, ठीक है, सभी लोगों से निवेदन है, चंद्रजीत यादव जी, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, शेयर कर दीजिए,
इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। गायत्री जी, कुमारी सुंदरी जी, ठीक है, शत्रुघ्न जी, सुनीता जी, राजन जी, पिंकी कुमारी जी, ठीक है, सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। परस्पर निर्भरता का अर्थ होता है कि प्रत्येक फर्म अपनी मूल्य नीति निर्धारित करते समय अपने प्रतिद्वंदी की प्रतिक्रिया का ध्यान रखती है। और परस्पर निर्भरता कहाँ पे देखने को मिलता है? देय अधिकार के अंतर्गत। कहाँ पे देखने को मिलता है? देय अधिकार के अंतर्गत। देय अधिकार क्या होता है? देय अधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाले दो होते हैं, अर्थात दो विक्रेता होते हैं, ठीक है, और दोनों विक्रेता एक दूसरे की मूल्य जब अपने अपनी वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करते हैं तो अपने प्रतिद्वंदी की प्रतिक्रिया को ध्यान रखते हैं। अगर जो प्रतिद्वंदी की प्रक्रिया को ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा? कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। कीमत युद्ध का मतलब क्या होता है कि कीमत युद्ध जैसे ए और बी दो विक्रेता है, तो 10 रुपए में दोनों साबुन बिक रहे हैं, ए ने 9 रुपए कर दिया तो बी की मजबूरी होगी कि वो 9 रुपए करेगा। क्यों 9 रुपए करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि तब सभी लोग एक ही साबुन खरीदेंगे, बी का कोई नहीं खरीदेगा, तो बी भी 9 रुपए कर देगा। इसी तरीके से कब एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की उत्पादन लागत कीमत के बराबर हो जाएगी। फिर जब तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों के मध्य कीमत युद्ध प्रारंभ हो गया, फिर दोनों को नुकसान होगा, फिर दोनों आपस में बैठेंगे, कहेंगे यार हाथ मिला लो, चलो हम लोग साथ मिल करके एक समझौता करते हैं और फिर बाजार पे अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही ईमानदारी से सेशन को ज्वाइन करिए, है ना। और हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद ऐप के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। और एक बात मैं और बता दूं कि एप्लीकेशन पे अब मैं आप लोगों को, जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन पे एडमिशन लिया है, अब मैं प्रीवियस ईयर करवाना शुरू करने वाला हूं, है ना। प्रीवियस ईयर भी मैं वहां पे अब करवाऊंगा, थियरी की क्लास चलती रहेगी, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर भी अब मैं वहां पे स्टार्ट करने वाला हूं। और तो जो लोग भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कंप्लीट कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच आपको देखने को मिलेंगे और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिए जाते हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, मेरी खुद की हैंडराइटिंग का मैं नोट्स दे रहा हूँ। एक बार अगर जो उस नोट्स को आप परचेज कर लेंगे तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि कहीं भी इधर उधर से आपको नोट्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी कि इस यूनिट का नोट्स कहाँ है, उस यूनिट का नोट्स कहाँ है। सिंपल सटीक साधारण भाषा में यूनिट वाइज आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है, आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर जो आप डायरेक्ट नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए, मध्य प्रदेश में टेट के लिए, सेट के लिए, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, एलटी के लिए, बिहार में टीजीटी पीजीटी के लिए, झारखंड में टीजीटी पीजीटी के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, मतलब आपको फिर आपको मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब इकोनॉमिक्स के सारे बैच आपको मिल जाएंगे जहाँ पे भी इकोनॉमिक्स की परीक्षा होती है। तो कोई भी आपके पास इंक्वायरी है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, ये बोल रहे हैं। तो देखिए, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म की अपेक्षा एकाधिकारी सदैव कम उत्पादन स्तर पर लाभ अधिकतम करता है। बिल्कुल ठीक है भैया। अब देखिए, दीर्घ जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है ना, ये बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे
बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर बाजार में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण होता है। लेकिन एकाधिकारी क्या होता है? तो एकाधिकारी जो होता है वो किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता होता है। और इसका जो मेन मोटो होता है एकाधिकारी का, उसका मेन मोटो ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूल करे, वस्तु की ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूल करे। और ज्यादा से ज्यादा कीमत वो दो तरीके से वसूल कर सकता है। पहला, जब वो जितनी मांग हो रही है उससे कम उत्पादन करे, अर्थात पूर्ति कम करे। तो जब अर्थव्यवस्था में वस्तु की मांग ज्यादा होगी और पूर्ति कम होगा तो वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा करके वो दिन दूना रात चौगुना लाभ कमा लेगा। और दूसरा, वो जिस तरीके से मांग में वृद्धि हो रही है उसी तरीके से पूर्ति में भी वृद्धि करे, अर्थात उत्पादन में वृद्धि करे, लेकिन कम मार्जिन पे ज्यादा वस्तुओं को बेच करके अपने लाभ को अधिकतम करे। तो एकाधिकारी का कार्य अलग होता है। एकाधिकारी जो होता है वो अपने स्वार्थ को देखता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग करता है। ठीक है ना, ये बात सही हो जाएगी कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म की अपेक्षा एकाधिकारी सदैव कम स्तर पर लाभ अधिकतम करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और एकाधिकारी का मांग वक्र नीचे की ओर ढाल वाला होता है, बात ये भी तो ठीक है ना। तो जितने लोग भी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर दीजिए। चलिए भैया सुमेलित करिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए, ऑप्शन नंबर, इतने लोग लाइव क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, मैं इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लाइक और शेयर भी नहीं कर रहे भाई, क्यों नहीं कर रहे? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है बताइए? एक क्या पे मिसप्रिंट दिया गया है, सीमांत के आगे और क्या होना चाहिए? सीमांत के आगे और क्या होना चाहिए? सभी लोग कमेंट करके बताइए, सीमांत के आगे और कौन सा शब्द होना चाहिए? सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, आज आपसे मैं यही प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि कई बार मैं बताया हूं। चलिए, सीमांत के आगे और कौन सा शब्द होना चाहिए बताइए। एकाधिकार की बात करें तो एकाधिकार की अवधारणा चेम्बरलिन ने दिया था, चेम्बरलिन ने दिया था। द्वयाधिकार की बात करें तो द्वयाधिकार की अवधारणा कुर्नो ने दिया था। अल्पाधिकार के अंतर्गत विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा पालसूजी ने बताया था। ठीक है, और सीमांत के आगे क्या होना चाहिए? जेवेंस ने कौन सी थियरी दी थी? सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करके बताइए, मैं बहुत बार बताया हूँ। ठीक है, तो जेवेंस की थियरी को बस आप बता दीजिए, आप ठीक है, जेवेंस की थियरी को आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो जितने लोग भी सुमेलित कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे, किक डिमांड रेखा का ऊपरी भाग सापेक्षता होता है। अब देखिए, किक डिमांड रेखा अर्थात किक, ठीक, हाँ, सीमांत उपयोगिता का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? जेवेंस ने दिया था। ठीक है ना, हाँ ठीक है, अब आपकी बात सही है। किक डिमांड रेखा अर्थात ये विकुंचित मांग वक्र की बात कर रहे हैं। विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा किसने दिया था? पालस्वीजी साहब ने दिया था। विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा किसने दिया था? पालस्वीजी साहब ने दिया था। किस प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत दिया था? अल्पाधिकार के अंतर्गत दिया था, अल्पाधिकार के अंतर्गत दिया था। और विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा के अंतर्गत वो क्या बताते हैं? कहते हैं कि जो ऊपर वाला भाग होता है वो होता है लोचदार। ऊपर वाला भाग क्या होता है? लोचदार होता है, और नीचे वाला जो भाग होता है वो बेलोचदार होता है, बेलोचदार होता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग को थियरी नहीं पता होगी, अगर जो थियरी पता होती ना तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन थियरी अगर जो नहीं पता है तो बहुत कठिन सा प्रश्न है, ये हो नहीं पाएगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, अधिक लोचदार। तो किक डिमांड रेखा या विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा किसने दिया था? पालसूजी ने दिया था। किस प्रतियोगिता के अंतर्गत दिया था? अल्पाधिकार के अंतर्गत दिया था। क्या बोला था? बोला था ऊपर वाला वक्र लोचदार होता है, नीचे वाला वक्र क्या होता है? बेलोचदार होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अगला, क्रेता अधिकार एक ऐसी बाजार स्थिति है जिसमें क्रेता अधिकार बाजार की कौन सी स्थिति होती है? चलिए भाई बताइए, सुनील दुबे जी, सुनीता गुप्ता जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, कुश जी,
राजेश कुमार सिंह जी, संध्या पांडे जी, ज्योति चौरसिया जी, रश्मि तिवारी जी, प्रिया सिंह जी, विजय लक्ष्मी जी, अक्षय जी, भगवंती जी, रवि कुमार जी, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन आता है उसे जरूर क्लिक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल पे मुझे जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलिए भाई बताइए क्या उत्तर आ रहा है। सी बोल रहे हैं। तो देखिए क्रेता अधिकार, क्रेता अधिकार का मतलब ये होता है कि बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां पे अनेक विक्रेता हो, अनेक विक्रेता हो, लेकिन खरीदने वाला क्या हो, खरीदने वाला एक हो। ठीक है, अकेला क्रेता हो, अकेला खरीदने वाला, विक्रेता बहुत सारे हो लेकिन क्रेता क्या हो, अकेला हो। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सी बोल रहे हैं, सब सी बोल रहे हैं, सी के अलावा कोई नहीं है, सी के अलावा कोई नहीं है, सब सी बोलेंगे। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे सबका उत्तर क्या होने वाला है, बिल्कुल ठीक होने वाला है। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि एक अकेला क्रेता होता है किसी वस्तु को खरीदने वाला। ठीक है, सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूं तो जैसे मान लीजिए कि आप मछली खरीदने गए। ठीक है, मछली की मंडी में गए, मछली की मंडी में देखते हैं कि बहुत सारे विक्रेता होते हैं, लेकिन आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि किसी के पास जाकर के किसी से भी आप मछली खरीद सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक होगा। अगला, अल्पाधिकार बाजार में पाया जाता है। अब देखिए आपके दिमाग में सब कुछ घूमना चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, अल्पाधिकार क्या होता है, एकाधिकार क्या होता है, एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, उद्याधिकार क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब होता है कि बाजार की एक ऐसी स्थिति जहाँ पे बहुत सारे क्रेता हो, बहुत सारे विक्रेता हो, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण हो, मांग और क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का पूर्ण ज्ञान हो, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण हो, समरूप वस्तु का उत्पादन हो। उसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई एक फर्म चाह करके भी कीमत पर कोई असर नहीं डाल सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत श्रमिकों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी दी जाती है। ये सब चीजें याद होनी चाहिए। उसी तरीके से अब बात हो अल्पाधिकार की, तो अल्पाधिकार क्या होता है, तो अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दो से ज्यादा विक्रेता हो या दो से ज्यादा विक्रेता हो या उत्पादक हो। ठीक है, 12 से कम विक्रेता हो, 12 से कम विक्रेता हो, उसके बाद थोड़े विक्रेता हो। ठीक है, थोड़े विक्रेता हो, कुछ विक्रेता हो, इस तरीके का टर्म जब भी इस्तेमाल करेगा तो वो अल्पाधिकार बाजार का है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि कुछ विक्रेता है, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अब फिर आपको यहीं पे कार्टेल की याद आनी चाहिए कि अल्पाधिकार के अंतर्गत कार्टेल का निर्माण होता है। कार्टेल क्या होता है, कार्टेल स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है। स्वतंत्र फर्मों का संगठन क्या होता है, कार्टेल होता है। और कार्टेल क्या करता है, ये कीमत का निर्धारण करता है ताकि किसी नई उद्योग को ताकि किसी नए ताकि किसी नई फर्म को उद्योग में आने से रोका जा सके। ये सब याद आपको आना चाहिए। सो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्यता दीर्घकाल में एकाधिकारी को सदैव अति सामान्य लाभ प्राप्त होता है क्योंकि। अब देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि अब देखिए दो कॉन्सेप्ट यहाँ भी आपको समझना होगा। ठीक है, एक समझना होगा पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आप देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है कि अल्पकाल में
फर्मों को लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है और फर्में संतुलन की अवस्था में भी विद्यमान हो सकती हैं। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल में जो फर्में होती है ना, वो हमेशा ही सामान्य लाभ कमाती हैं। सामान्य लाभ कमाती हैं क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर जो दीर्घकाल की बात करें तो फर्में सामान्य लाभ कमाती हैं। लेकिन जो एकाधिकारी होता है वो क्या होता है, उस वस्तु का अकेला विक्रेता होता है। अकेला विक्रेता, उस वस्तु का अकेला विक्रेता होता है। तो जब अकेला विक्रेता है और वो दीर्घकाल तक मान लीजिए कि मार्केट में बना रह गया, सो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, हाँ क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर, ठीक है। और कोई, और कोई, और कोई, तो जितने लोग भी ठीक है, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि फर्मों के प्रवेश पे क्या होता है, प्रतिबंध होता है। क्यों प्रतिबंध होता है, क्योंकि एक ही फर्म होगी और उस वस्तु का और वो अकेले किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होगा। जैसे भारतीय रेलवे हो गया, तो भारतीय रेलवे एकाधिकार बाजार का उदाहरण है। कैसे, क्योंकि भैया रेलवे पे अधिकार किसका है, सरकार का है। अगर जो आप सोचे कि ट्रेन खरीद लें तो आप ट्रेन खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। आप जहाज खरीद लेंगे, आप हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, लेकिन आप ट्रेन नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, सीमांत आय ऋणात्मक होती यदि मांग कैसा हो। क्या उत्तर आ रहा है भाई। और जो लोग भी एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर रहे हैं, आप कृपया करके जब आप कोर्स एप्लीकेशन से परचेज कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे जरूर मुझे सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि फिर मुझे बैच में भी ऐड कराना होगा आपको। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है, सीमांत आय ऋणात्मक होगी यदि मांग। चलिए भाई, ठीक है, ये तो बहुत बार बताया, कोई फार्मूला बता दे मुझे, इसका कोई फार्मूला मुझे बता दे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बहुत बार बताया हूं इस प्रश्न का, इसका फार्मूला बता दो भाई मुझे, क्या फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है। सीमांत आय अगर जो ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या होगा कि उत्पादन की सीमांत आय क्या होगी, शून्य होगी। और जब उत्पादन की सीमांत आय शून्य होगी तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जब मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो सीमांत आय धनात्मक, तथा मांग की लोच इकाई से कम है तो सीमांत आय ऋणात्मक होता है। तो ऐसी स्थिति में जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि अधिक बेलोचदार होगा, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अब एक बार नहीं, बहुतों बार इस प्रश्नों को मैं बार बार आप लोगों को समझाता रहता हूँ। चलिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ थियरी की क्लास ठीक से जरूर पढ़िए। और जितने लोग भी एप्लीकेशन पे थियरी की क्लास पढ़ रहे हैं, मैं आपको खुद की हैंडराइटिंग वाला नोट्स तो दिया भी हूँ, लेकिन आप लोग लिखने की थोड़ी सी आदत डालिए। रोज कम से कम 2 पन्ना लिखिए जब तक सिलेक्शन नहीं हो गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जी हमको लिखने को मन नहीं करता। अरे नहीं लिखेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे। आप लोगों की एक कंप्लेन होती है कि सर जी हमको भूल जाता है, तो भूल जाता है तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं तो 100% याद ही रहेगा, लेकिन लिखिए, आप लिखिए, कापी पेन अपने सामने रखिए। और जैसे एकाधिकार आया है तो एकाधिकार के बारे में आप क्या क्या जानते हैं उसको लिखिए। एक बार नहीं कुछ आता है तो एक बार उसको पढ़िए, फिर लिखिए, लेकिन लिखने की आदत जरूर डाल लीजिए, है ना। क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपकी मेमोरी उस तरीके से काम नहीं करेगी। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, ऊपर से कहीं से नोटिफिकेशन आ गया, कहीं से कुछ आ गया, क्लास आप कर रहे हैं, कापी पेन पास में रखिए, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको लिख लिया करिए, ठीक है ना। एकाधिकारी की बात करें तो देखिए, एकाधिकारी एकाधिकार बाजार, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता होता है। और यहीं पे क्या देखा जाता है, यहीं पे कीमत विभेदीकरण देखा जाता है। यहीं पे एकाधिकार के अंतर्गत ही क्या पाया जाता है, कीमत विभेदीकरण पाया जाता है। कीमत विभेदीकरण, कीमत विभेदीकरण का मतलब क्या होता है, कीमत विभेदीकरण का मतलब ये होता है कि किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों पे अलग अलग मूल्यों पे बेचना भी, अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्यों पे बेचना ही कीमत विभेदीकरण कहलाता है।
या कीमत विभेदीकरण का उदाहरण है जैसे इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे। तो भारतीय रेलवे में आपने कभी ट्रेन में यात्रा किया है? कोई है ऐसा जिसने यात्रा ट्रेन में नहीं किया? कोई है जिसने कभी ट्रेन में यात्रा नहीं किया हो? तो अगर जो आपने ट्रेन में यात्रा कभी नहीं किया है तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रेन में जनरली 3 क्लास होते हैं। एक होते हैं जनरल क्लास, ठीक है, उनकी टिकट बहुत कम होती है, ठीक है। अगर जो 300 किलोमीटर जाना है तो सपोज करिए कि इनकी जो टिकट की प्राइस होती है वो लगभग 120 रुपए के आसपास होती है। दूसरा होता है स्लीपर, तो स्लीपर की जो टिकट होती है वो लगभग मान के चलिए 400 रुपए के आसपास का होता है। और तीसरी क्लास जो होती है वो एयर कंडीशन एसी लगभग 600 रुपए में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल, स्लीपर और एसी सबसे अलग अलग कीमत वसूल किया जा रहा है, लेकिन ट्रेन तो सबको एक साथ ही लेकर के जाएगी ना, ठीक। उसके बाद देखते हैं, अच्छा इस प्रश्न की बात करते हैं। एकाधिकार क्या करेगा कि एकाधिकार अकेला विक्रेता होता है, यहाँ पे कीमत विभेदीकरण देखने को मिलता है, और एकाधिकार अपनी बिक्री तथा उत्पादन को बढ़ा करके वस्तु की कीमत को घटा सकता है, ये भी बात ठीक है। एकाधिकारी 2 तरीके से लाभ कमाता है। पहला लाभ तो ये कमाएगा कि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुओं की मांग है उससे कम उत्पादन करिए, अर्थात कम पूर्ति करिए, जिससे वस्तु की कीमत को बढ़ा करके अप्रत्याशित लाभ कमाया जा सके, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में जिस हिसाब से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ रहा है उसी हिसाब से अर्थव्यवस्था में पूर्ति भी बढ़ाई जाए, लेकिन अब क्या करेगा, वो कम मार्जिन पे ज्यादा वस्तुओं को बेच करके लाभ को अधिकतम करेगा। तो दोनों ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगला, कीमत विभेद की स्थिति तब संभव है जब बाजार हो। अभी तो वही बता रहा था आप लोगों को, चलिए अभी वही बता रहा था। क्या उत्तर आएगा भाई कि कीमत विभेद की स्थिति तब संभव है। कीमत विभेद की स्थिति कब संभव है भाई? ऑप्शन नंबर, इजी सी बात है भाई, एकाधिकार के अंतर्गत। अभी तो मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था आप लोगों से कि एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेदीकरण पाया जाता है। अगला, कि चेम्बरलिन के अनुसार एकाधिकार प्रतियोगिता का मूलाधार क्या है? चेम्बरलिन की बात हो रही है। क्या उत्तर होगा भाई? सब बहुत सीरियस हो गए हैं क्या? परीक्षा आ गई है सामने। कहाँ गई भाई आप लोगों की इतनी सारी बातें होती थी? सब सीरियस हो गए। ठीक है, होना चाहिए, जरूरी है। लाइफ में गंभीर नहीं होंगे तो गंभीर रिजल्ट कैसे मिलेगा? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए। और कोई? चेम्बरलिन के अनुसार एकाधिकार प्रतियोगिता का मूलाधार क्या है? तो चेम्बरलिन ने ही तो बात बताई थी ना ये। ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जितने लोग भी ये बोल रहे हैं उत्पाद विभेद, मैंने बहुत बार बताई थी कीमत एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। अब बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ लोगों को लगता है कि एकाधिकार प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार एक ही है। तो भैया एकाधिकार बाजार अलग होता है, ठीक है ना। एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है, अर्थात अकेला विक्रेता होता है। जैसे मैं अभी आपको भारतीय रेलवे की बात बता रहा था। वही दूसरी तरफ अगर जो बात करें कि एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, तो एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार का मतलब ये होता है कि बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां पे अनेक विक्रेता होते हैं। जहां पे क्या होते हैं? अनेक विक्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, लेकिन यहाँ पे समरूप वस्तु नहीं बल्कि विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विभेदित मतलब एक जैसी वस्तु का उत्पादन नहीं होते हैं। समझने के लिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर जो आपने कभी बस में यात्रा किया है तो आप देखे होंगे कि एक व्यक्ति आता है 5 पावर बैंक के साथ में, 5 पावर बैंक के साथ में लिया रहता है, और जितने भी पावर बैंक होते हैं वो सारे रूप में, रंग में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में सब एक दूसरे से अलग होते हैं, प्राइस में भी एक दूसरे से अलग होते हैं।
तो एकाधिकार अकेला विक्रेता होता है, लेकिन एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार जिसमें अनेक विक्रेता होते हैं, लेकिन यहाँ पे विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है। ये बात चेम्बरलिन ने बताया था। अच्छा भाई, जितने भी ब्लॉक हुए हैं कल किसी भी कीमत पे मैं सबको अनब्लॉक करवा दूंगा, ठीक है। ब्लॉक वाले जितने भी यहाँ आप लोग हो, खुश हो जाओ, कल किसी भी कीमत पे मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। कल मैं सबको अनब्लॉक करवा दूंगा, कल सबको आजादी दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आगे से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जिससे फिर मुझे ब्लॉक करना पड़े, है ना, है कि नहीं है? ठीक है, चलिए सब अनब्लॉक होंगे कल, A to Z। जो 2021 का ब्लॉक है उसको भी अनब्लॉक करेंगे, करवा देंगे, ठीक है। चल, क्या उत्तर आ रहा है सर? सबको आजादी मिलेगी। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सब। तो देयाधिकार क्या होता है? ठीक है, तो देयाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दो ही फर्में होती हैं, ठीक है, दो फर्में होती हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। देयाधिकार क्या होता है? बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाले दो होते हैं, अर्थात दो विक्रेता होते हैं, अर्थात दो फर्में होती हैं, ठीक है। उसके बाद फर्मों का उत्पादन समान होता है, बिल्कुल ठीक है, एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्में अपने कार्य में स्वतंत्र हों, ठीक है। तो जितने लोग भी उपरोक्त सभी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला, एक फर्म विक्रय लागत पर व्यय करती है। चलिए ठीक है, कंसंट्रेट करिए, बहुत बात कर रहे हैं आप लोग, कंसंट्रेट करिए क्लास पे। इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा मुझे बताइएगा कि बाजार की ऐसी कौन स्थिति है, दो बाजार की स्थितियां हैं जहां पे विक्रय लागत पाई जाती है। अब बहुत सारे लोगों को विक्रय लागत समझ में नहीं आ रहा होगा कि विक्रय लागत का मतलब क्या होता है। तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूं कि विक्रय लागत का मतलब क्या होता है। डी बोल रहे हैं क्या आप लोग? चलिए, जो डी बोल रहा है वो और बताए मुझे कि विक्रय लागत की अवधारणा एक और प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत देखने को मिलती है, वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत चेम्बरलिन ने किसने? चेम्बरलिन ने विक्रय लागत की अवधारणा को बताया था। चेम्बरलिन ने क्या बताया था? विक्रय लागत की अवधारणा को बताया था। और चेम्बरलिन ने क्या बोला था? चेम्बरलिन ने कहा था कि जो फर्में होती हैं या जो उत्पादक होता है या जो विक्रेता होता है, वो अपने प्रोडक्ट को जानबूझ करके बहुत बेहतर दिखाता है ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके इन वस्तुओं को खरीदने के लिए। और इस वजह से जो व्यय करता है उसे ही विक्रय लागत कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं कि ड्रीम 11 का प्रचार आमिर खान कर रहे हैं, रोहित शर्मा कर रहे हैं, तो ये लोग फ्री में थोड़ी कर रहे हैं। 10 सेकेंड का ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोग, और करोड़ों रुपए का ये लोग क्या करते हैं? फीस चार्ज करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये ड्रीम 11 की विक्रय लागत है कि भाई करोड़ों लोग आइए, 49 रुपए लगाइए और करोड़पति होने का सपना देखिए, ठीक है। उसी में कहीं पे एक आध न्यूज इधर उधर सर्कुलेट कर दिया जाएगा कि आज ये 3 करोड़ का मालिक बन गया, कल वो 2 करोड़ का मालिक बन गया। तो ये क्या है? ये विक्रय लागतें हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। यार देखो, ड्रीम 11 पे कभी टीम नहीं बनाना है ना, वो कभी कोई सफल होता नहीं है ना, वो कभी कोई सफल होता नहीं है, वो एक एडिक्शन है। चलिए, लोगों को लगता है कि 49 रुपए ही तो लग रहा है, रोज 49 रुपए अगर जो आप SIP कर देंगे तो भविष्य में चल करके बहुत बड़ी पूंजी हो जाएगी। आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो निवेश अच्छा करना सीखिए, जुआ खेलना ना सीखिए।
अच्छा निवेश सीखिए, ठीक है ना। SIP कर सकते हैं। चलिए, भविष्य में चल करके वो आपके पास एक बड़ी पूंजी हो जाएगी। क्या उत्तर आएगा भाई? चलिए, ऑप्शन नंबर कि कार्टेल किस बाजार का भाग है? अभी तो बता रहा था कि अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे कुछ विक्रेता होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं, 2 से ज्यादा विक्रेता होते हैं, 12 से कम विक्रेता होते हैं। अल्पाधिकार के अंतर्गत कार्टेल का निर्माण होता है। कार्टेल क्या होता है? कार्टेल अल्पाधिकार के अंतर्गत जितनी भी फर्में होती हैं, अर्थात स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है, और यही कार्टेल निर्धारित करता है कि हमारी वस्तुओं की कीमत बाजार में क्या होगी। और कार्टेल कम से कम कीमत को निर्धारित करता है ताकि कोई नई फर्म उद्योग में एंट्री करना चाहे तो वो न कर पाए, उसको कठिनाई हो। और ओपेक की बात करें तो ओपेक कार्टेल का उदाहरण है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, समूह संतुलन के प्रत्यय को विकसित किया गया किसके द्वारा? अच्छा, आप लोग इतना इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो शुम्पीटर को आपने पढ़ा है ना। आप खुद सोचिए, आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, चीन से आ करके एक छोटी सी रबड़ बिक रही है और उस रबड़ का इस्तेमाल आप अपने घर में कर रहे हैं। चीन से वो वस्तु आके आपके देश में बिक रही है, लेकिन आप क्या किसी एक वस्तु का उत्पादन कर पा रहे हैं? किसी एक वस्तु को मार्केट में बेच पा रहे हैं? क्यों नहीं बेच पा रहे? बेचिए ना भाई। देश अब पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं। मेहनत लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा, करना पड़ेगा, लेकिन ठान लेंगे तो हो जाएगा। और मेहनत का मतलब कि मेहनत भी सही डायरेक्शन में करिए। भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा बिंदु पता है क्या है? 140 करोड़ लोगों की मांग है। 140 करोड़ लोगों की मांग है और हर व्यक्ति कम से कम सैकड़ों वस्तुओं की मांग करता है। तो सोचिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी मांग है। इजराइल से आके भारत में वस्तुएं बिक रही हैं, अमेरिका से आके बिक रही हैं, चीन से बिक रही हैं, रूस से बिक रही हैं, जापान से आके बिक रही हैं। आप भारत में रह करके थोड़ा बहुत क्रिएटिव बनिए, थोड़ा बहुत क्रिएटिव बनिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? समूह संतुलन के प्रक्रय को किसने विकसित किया? तो जितने लोग भी चेम्बरलिन की बात बोल रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत ही समूह संतुलन की बात करते हैं कौन? चेम्बरलिन। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्म किसी वस्तु का सहजातीय नहीं बल्कि विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करता है, और ये जितनी भी फर्में होती हैं इसी को संयुक्त रूप से उन्होंने सब समूह संतुलन की अवधारणा दिया। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि कला बाजार की संकल्पना निम्नलिखित में से किस बाजार से संबंधित है? कला बाजार की बात हो रही है, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ईच एंड एवरी डे शाम को 5 बजे से शाम को 7 बजे से आप लोगों की लाइव क्लास होती है ना। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और कोई ए बोल रहा है। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए भी सही होगा और सी भी सही होगा, ठीक है। कला बाजार की संकल्पना निम्नलिखित में से किस बाजार से संबंधित है? तो स्वतंत्र प्रवेश सहित एकाधिकार हो या स्वतंत्र, दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर स्वतंत्र प्रवेश सहित एकाधिकार। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत बार मैंने बताया, बहुत बार इसके बारे में मैंने बताया है, थोड़ा जल्दी करते हैं। अगला, कुर्नो मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? कुर्नो ने क्या बोला था भाई? सबको पता होगा। कुर्नो ने बोला था कि प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी विक्रेता की पूर्ति को क्या कर लेता है? स्थिर मानता है, और ये देय अधिकार के अंतर्गत ये बात इन्होंने कही थी, ठीक है। अगला, कि एकाधिकार शक्ति का मापन होता है। एकाधिकार शक्ति का मापन कब होता है? ठीक है, एप्लीकेशन पे आज लाइव क्लास आप लोगों की हो नहीं पाई, कल से लाइव क्लास होगी। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि एप्लीकेशन पे अपडेट, समय समय पे अपडेट आता रहता है ना। तो थोड़ी सी कुछ चीज़ें थी जो अपडेट चल रही थी उस पर,
तो इस वजह से क्लास नहीं हो पाई, कल क्लास होगी, है ना, परेशान ना होइएगा। आज आप लोगों की एप्लीकेशन पे क्लास नहीं हो पाई। क्या उत्तर आएगा भाई? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, ठीक है, सी क्या याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए? कीमत माइनस सीमांत लागत, कीमत माइनस सीमांत लागत, कीमत माइनस सीमांत लागत। कीमत किसके बराबर होती है? बताओ भाई कमेंट करके सभी लोग, कीमत किसके बराबर होती है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, ये कौन बात करता है? लर्नर, लर्नर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि कीमत तथा सीमांत लागत के अंतर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, अब ऐसे प्रश्नों के लिए देखिए आपको थियरी पढ़ना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है। अगला प्रश्न ये रहा कि एक साधन बाजार में उत्पादन के साधनों का केवल एक क्रेता होता है, इस स्थिति को कहा जाता है। और आप लोग अगर जो किसी को भी इकोनॉमिक्स के अलग से नोट्स चाहिए, वो केवल और केवल नोट्स परचेज करना चाहता है, तो नोट्स की फीस 499 रुपये है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से संपूर्ण इकोनॉमिक्स का नोट्स का जो कोर्स आ रहा है उसको परचेज कर सकते हैं। उसमें इकोनॉमिक्स के सभी यूनिट के सारे नोट्स आपको मिलेंगे। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स है, मैंने खुद लिखा है, मेरी हैंड राइटिंग का वो नोट्स है। उसमें कंप्लीट आपको यूनिट वाइज एक क्रम से सारे टॉपिक मिल जाएंगे, कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। लाइफ टाइम वो हमेशा आपके पास रहेगा, जब तक आप एप्लीकेशन जब ओपन करेंगे हमेशा वो आपके पास रहेगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ नोट्स केवल 499 रुपये में है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। 200 से ज़्यादा क्लास में आपको इकोनॉमिक्स का प्रोवाइड करता हूँ। फिर उसमें कंप्लीट आपको नोट्स भी मिलता है, उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलता है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कोर्स में मिलती है। आपको अलग से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर ईमानदारी से, मैं बिल्कुल विश्वास से बोल रहा हूँ, बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि ईमानदारी से एप्लीकेशन पे जितने भी कंटेंट करवाए जा रहे हैं ठीक तरीके से सभी कंटेंट को फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे सभी कंटेंट को फॉलो करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपके पेपर में इधर उधर से बहुत कुछ नहीं देखने को मिलेगा। इतना सारा यहाँ से मिल जाएगा कि आपका सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा। अलग से आपको कुछ भी कलेक्ट नहीं करना है, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं, जिस फॉर्म में भी दिए जा रहे हैं, उसे ठीक तरीके से फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है कि सब यहीं से होगा, लेकिन इतने सारे कंटेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं, इतने सारे तरीके से पढ़ रहे हैं, कहाँ से प्रश्न बनेगा, कहाँ से प्रश्न बनेगा? इसी किन्स से बनेगा, इसी मार्शल से बनेगा, इसी रिकार्डो से बनेगा, इसी राष्ट्रीय आय से बनेगा, इसी करंट से बनेगा, सारी चीजें यहीं से बन जाएंगी। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि जब साधन बाजार में उत्पादन के साधनों का केवल एक क्रेता अर्थात एक बेचने वाला हो, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? केवल एक क्रेता हो। ध्यान से देखिएगा, गलतियां हो रही है। एक क्रेता हो मतलब खरीदने वाला अकेला हो, तो ये क्या होगा? क्रेता अधिकार होगा, अर्थात क्या हो रहा है कि वस्तु को खरीदने वाला एक ही है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनाता है। अभी डिस्कशन हो रहा था इस प्रश्न के बारे में। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सर जी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बाजार में फर्में जो होती हैं वो क्या करती हैं कि सामान्य लाभ कमाती हैं तो अनुकूलतम से कम आकार पे होती हैं। जब सामान्य लाभ कमाती हैं तो ये अनुकूलतम से कम आकार पे होती है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला,
जिस बाजार में एक विक्रेता और बहुत सारे क्रेता होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जहां पे बेचने वाला अकेला है और खरीदने वाले बहुत सारे हैं, इस प्रकार की बाजार व्यवस्था को क्या बोलेंगे भाई? तो इजी सी बात है, बहुत सारे क्रेता है और बेचने वाला अकेला है, तो ये तो एकाधिकार हो जाएगा ना। एकाधिकार के अंतर्गत ही क्या होता है? किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता होता है। यही तो बार बार बताता आ रहा हूं आपको। ऑप्शन नंबर ए। अगला, मजदूरी के निर्धारण में निम्नलिखित कारकों की विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा सत्य है? मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है भाई, बताइए। आज का सेशन स्लो चला क्या यार? अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं। आज का सेशन स्लो चला है क्या? चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। अब यहाँ पे मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, जो जेबी क्लार्क ने दिया था। मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या बताता है? वो बताता है कि मजदूरी का निर्धारण श्रम की मांग व आपूर्ति के द्वारा निर्धारित होगा और श्रमिक जो होंगे उनको जो मजदूरी मिलेगी उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला, मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के संबंध में किन्स के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेल नहीं खाता है? चलिए भाई थोड़ा जल्दी करते हैं, मुझे लग रहा है आज का सेशन थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आज 5 मिनट में शायद लेट से भी आया था, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि मुद्रा वेग तुलनात्मक रूप से स्थिर है, ठीक है। तो देखिए ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा मेल नहीं खाता है? तो मेल ये नहीं खाता है कि ये मुद्रा वेग तुलनात्मक रूप से इन्होंने स्थिर नहीं माना था। इन्होंने क्या बोला था? 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 इन्होंने बोला था कि मुद्रा की मांग अस्थिर होती है, मुद्रा की मांग ब्याज के प्रति संवेदी होती है और निवेश मांग भी अस्थिर होती है। अगला, आरक्षित मजदूरी का अर्थ क्या होता है? आरक्षित मजदूरी क्या होता है भाई? आरक्षित मजदूरी इकोनॉमिक्स के संदर्भ में आरक्षित मजदूरी क्या होती है? तो अब यहाँ पे अगर जो ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी आप जानते हैं, किन्स को आपने पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। किन्स साहब ने क्या कहा? कहा कि ऐच्छिक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है, अर्थात ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पे कार्य करने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी उसे कार्य नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार से सॉरी किन्स साहब अनैच्छिक और ऐच्छिक बेरोजगारी की बात करते हैं। तो सबसे पहले ऐच्छिक बेरोजगारी को देखते हैं, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ऐच्छिक बेरोजगारी को बोलते हैं, देखते हैं। तो ऐच्छिक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जिसके अंतर्गत मजदूर को प्रचलित मजदूरी दर पे कार्य मिलता है लेकिन फिर भी वो कार्य नहीं करता है। इस प्रकार की बेरोजगारी बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ गांव में पाए जाते हैं कि लोगों के पास करने के लिए काम है लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हम घर बैठे रहेंगे, खटिया खूब बढ़िया बिछाएंगे, यहीं पे बढ़िया क्या करेंगे, यहीं पे बढ़िया प्लेइंग कार्ड ले आएंगे, खूब 2-4 लोग के साथ खेलेंगे, मौज करेंगे, हमको नौकरी नहीं करना। तो और दूसरा अनैच्छिक बेरोजगारी। तो अनैच्छिक बेरोजगारी मतलब जो आप अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं, अर्थात प्रचलित मजदूरी दर पे आप कार्य करने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आप अनैच्छिक बेरोजगार कहे जाएंगे। जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए लेकिन फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी इच्छा से थोड़ी हैं, आप तो अनैच्छिक बेरोजगारी हैं। तो उसी संदर्भ में किन्स साहब आरक्षित मजदूरी की बात करते हैं। तो आरक्षित मजदूरी ऐसी न्यूनतम मजदूरी होती है जिस पर व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक होता है। तो याद रखिएगा, आरक्षित मजदूरी का अर्थ होता है कि ऐसी न्यूनतम मजदूरी जिस पर व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक हो। अगला, श्रम शक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त मदों पे मिलान करिए। चलिए भाई, श्रम शक्ति की बात हो रही है और जो लोग भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। ईच एंड एवरी डे क्लास होती है मैं शाम को 7:10 पे किसी भी हालत में लाइव आ जाता हूँ, ठीक है। बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, ठीक है।
तो इजी सी बात है, श्रम शक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त मत से मिलान करिए। तो श्रम शक्ति का हम देखते हैं कि किसको रोजगार प्राप्त है और किसको बेरोजगार प्राप्त है। ठीक है, कौन रोजगार प्राप्त है, कौन बेरोजगार है। श्रम शक्ति के आधार पे हम यही देखते हैं ना कि इसको रोजगार मिल रहा है, इसको रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट। ये भी नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको, नहीं समझ में आ रहा है क्या? जैसे देखिए, हमारे देश की जो श्रम शक्ति है वो क्या है, ऐसे लोग जो 15 से 60 साल के बीच में है। ठीक है, यही हमारे देश की कार्यशील श्रम शक्ति है। यही लोग सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। ठीक है ना, तो इस 15 से 60 के बीच में क्या होगा, कुछ लोग को रोजगार मिला होगा, कुछ लोग को नहीं मिला होगा, इजी सी बात। अगला, कि वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने दिया था? वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जेबी क्लार्क। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने दिया था? जेबी क्लार्क ने दिया था। क्या बोला था क्लार्क ने? चलिए भाई, तो क्लार्क ने, जेबी क्लार्क की पुस्तक का नाम कोई बता देता ना तो मुझे मजा आ जाता। आप बता दो, मुझे बहुत मजा आएगा। जेबी क्लार्क ने जो वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत दिया था वो किस पुस्तक में दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताओ तो थोड़ा, सभी लोग बताइए, मुझे बहुत मजा आएगा। ठीक है, बता दीजिए सभी लोग। तो वितरण का हिंट दे दूं 1902 की बात है, ये 1902 की बात है, सभी लोग कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का विश्लेषण करते समय क्लार्क ने किस बात पे जोर दिया? तो जेबी क्लार्क ने बोला कि वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार जो श्रमिक है उनको सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी मिलेगी, अर्थात श्रम के मांग की बात करते हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। किसी ने कमेंट नहीं किया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो किसने लिखा था? वह जेबी क्लार्क के द्वारा ही लिखा गया था। अगला, सॉरी, अब आगे कोई भी प्रश्न नहीं है। ठीक है, और हमारी जो इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच देखने को मिलेगा, बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच, मध्य प्रदेश में टेट के लिए, सेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग अलग बैच है, झारखंड में टीजीटी पीजीटी के लिए अलग अलग बैच है, जेट के लिए अलग बैच है, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए अलग बैच है, असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए एलटी ग्रेड के लिए अलग अलग बैच है, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग अलग बैच है। मतलब इकोनॉमिक्स के सभी बैचेज अवेलेबल हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के संपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है आपको आपके सिलेबस के अनुसार, यूनिट वाइज कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है, अर्थात कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक सभी प्रकार के प्रश्न को ठीक तरीके से सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का यहाँ पे नोट्स भी दिया जा रहा है। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि एक तरफ आप थियरी को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट भी दिया जा रहा है। ठीक है, आप टेस्ट दीजिए, देखिए आप गलत कहाँ पे कर रहे हैं, गलत क्यों कर रहे हैं, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो सके। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और यहाँ पे आपको करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। इतने सारे माध्यम से अगर जो आप इकोनॉमिक्स को तैयार करते हैं, यही वो रणनीति है जो आपको निश्चित तौर पे सफलता दिला सकती है। कॉन्सेप्ट पढ़िए, नोट से रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, पेपर प्रीवियस ईयर के देखिए, करंट को पढ़िए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको हमारे द्वारा आपको एप्लीकेशन पे दी जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ कोर्स मिल रहा है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिल रहा है। इट मीन्स एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ ही सकते हैं, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आती है और उसके लिए भी जब नया बैच प्रारंभ होगा तो ऑटोमेटिक आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, अलग से आपको फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो लोग भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट नहीं कोर्स परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं।
ठीक है, किसी भी इंक्वायरी के लिए। अगर जो आपको केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, केवल आपको नोट्स चाहिए, तो भी आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बहुत मजा आया। मिलते हैं हम लोग कल एप्लीकेशन, फिर मिलते हैं यूट्यूब पे। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।